नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये मी विनय कुमार आवटे आपलं स्वागत करतो। मित्रहो, शेती हा आपल्या सगळ्यांसाठीच अत्यंत महत्त्वाचा आणि आवडता विषय आहे। या शेतीच्या उत्पादनामध्ये आपण पहिल्या हरित क्रांतीच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात क्रांती केली। एकेकाळी PL 480 ह्या करारान्वये जो देश स्वतःची भूक भागवण्याकरता परदेशातून अन्न आयात करत होता, तो देश आज कृषी मालाचा प्रमुख निर्यातदार झालेला आहे, होऊ घातलेला आहे। आणि अजून देखील कृषी माल निर्यातीमध्ये असंख्य संधी आहेत। या देशामध्ये आपलं महाराष्ट्र राज्य हे शेतमाल निर्यातीमध्ये अत्यंत आघाडीवर आहे। म्हणूनच मित्रहो, आज जो आपण चर्चेचा विषय घेतला आहे तो आहे शेतमालाची निर्यात आणि पीक संरक्षणातील दक्षता। या संदर्भामध्ये माहिती देण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये जे तज्ञ उपस्थित आहेत त्यांचा मी आपल्याला परिचय करून देतो। पहिले तज्ञ आहे डॉक्टर JP सिंग साहेब। सिंग साहेब नमस्कार। नमस्कार मित्रहो, डॉक्टर JP सिंग साहेब हे जॉइंट डायरेक्टर म्हणजे सहसंचालक रिजनल प्लांट क्वारंटाईन सेंटर मुंबई या ठिकाणी काम पाहतात आणि साहेबांकडे फरीदाबाद या ठिकाणचा जो सेंटर आहे तर त्याचा देखील हा चार्ज आहे आणि जवळपास 26 वर्षांहून अधिक अनुभव या प्लांट क्वारंटाईन क्षेत्रामधला हा साहेबांना आहे आणि खास दिल्लीवरनं आज ते आपल्या चर्चेमध्ये सहभागी होणार आहेत। फक्त हेतू एवढाच आहे की सरांनी जे आहे तर ते हिंदी भाषेतून आपल्या काही प्रश्नांची उत्तरं देणार आहेत आणि माहिती आपल्याला देणार आहेत। आपले जे दुसरे तज्ञ आहेत ते आहेत श्री DM साबळे। साबळे साहेब नमस्कार। नमस्कार विनयजी नमस्कार। डॉक्टर DM साबळे साहेब हे सहाय्यक सरव्यवस्थापक म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ वाशी या ठिकाणी काम पाहतात आणि त्यांचा देखील जवळपास 25 वर्षांहून अधिक अनुभव हे कृषी पणन मंडळामध्ये आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ हे शेतमाल निर्यातीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अग्रेसर आहे किंवा आघाडीची भूमिका आज बजावत आहे। आपल्याला कल्पना आहे की आजचा हा प्रोग्राम हा फोन इन लाईव्ह स्वरूपाचा कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमात आपण थेट आपल्या मनातील शंका प्रश्न फोनद्वारे या ठिकाणी तज्ञांना विचारू शकता आणि त्यांचं निरसन करून घेऊ शकता। संपर्कासाठी आमचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 24 90 80 50। आमचा दुसरा क्रमांक आहे 24 98 80 50। मुंबई बाहेरील प्रेक्षकांनी फोन करण्यासाठी तथा मोबाईल धारकांनी संपर्क साधण्यासाठी 022 हा यशडी क्रमांक यापूर्वी लावा। तर मित्रहो, आता आपण चर्चेला सुरुवात करूयात। सिंग सर, आप जिस संस्था से आए हुए हैं, NPPO से आए हुए, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में काफी लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसके बारे में हमको बताइए कि यह संस्था का उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करती है। विनय जी, NPPO यानी राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण संस्था के नाम से ये भारत सरकार के कृषि किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और इसमें कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग के अंतर्गत जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति रक्षा संगरोध एवं संचयन निदेशालय के नाम से जाना जाता है। इसको भारतवर्ष में NPPO के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे यहाँ कई प्रकार की गतिविधि ये निदेशालय करता है, जिसमें पादप संगरोध यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो प्लांट क्वारंटाइन संबंधित कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं। भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में जो IPM का प्रचार प्रसार है राज्य सरकारों के सहयोग के साथ वो किया जाता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। और जो वेस्टर्न साइड में जो हमारे जो पश्चिमी प्रांत हैं, राजस्थान गुजरात, वहाँ पे टिड्डी का प्रकोप कभी कभी आता है मानसून के समय। यही संस्था उसके टिड्डी के रोकथाम के लिए भी कार्यरत है। पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन का जो काम है हमारे देश में वो भी हमारी संस्था ही करती है और जो क्वालिटी कंट्रोल जिसमें जो गुणवत्ता पे जो की देखभाल का काम है, जो पेस्टिसाइड का जितने भी रसायन है, कृषि रसायन है, उनकी जिम्मेवारी भी हमारे निदेशालय की है। इसके अलावा जो देश भर में पेस्टिसाइड रेजिड्यू के जो नमूने लिए जाते हैं उसमें भी हमारे मंत्रालय के तहत ये MPRNL के तहत ये संस्था काम करती है। और जो पादप संरक्षण पौध संरक्षण में ट्रेनिंग वगैरह का जो काम है, कैपेसिटी बिल्डिंग का इस क्षेत्र में काम है, वो भी हमारे निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। साबळे सर, आता आज आपण जी चर्चा करणार आहोत शेतमाल निर्यातीच्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। हे शेतमाल निर्यातीच्या संदर्भामध्ये आपला देश किंवा आपलं राज्य कुठे आहे, म्हणजे या संदर्भात गेल्या इतिहासापासून कसा कसा याच्यात बदल झाला आहे, काय सांगू शकता आपण? अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आपल्याला माहित आहे की जागतिकीकरण आणि जागतिक व्यापार संघटनेतील तरतुदीमुळे 1990च्या दशकात संपूर्ण जागतिक बाजारपेठ सर्वांसाठी खुली झाली आणि त्याच काळामध्ये
केंद्र शासनाच्या फलोत्पादन मिशन अंतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात फलोत्पादन लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला होता आणि त्या माध्यमातून देशामध्ये जवळपास 73 लाख हेक्टर क्षेत्रावर आता फळबागा उभा झालेल्या आहे आणि जवळपास 890 लाख मेट्रिक टन फळांचं उत्पादन देशामध्ये यायला लागलं आणि महाराष्ट्रामध्ये 240 लाख मेट्रिक टन फळाचं उत्पादन व्हायला लागलं आहे. जवळपास 30 ते 35% फळाचं उत्पादन त्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये होते आणि त्याचबरोबर भाजीपाल्याचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जर ह्या उत्पादित मालाला आपण परकीय बाजारपेठ मिळून दिली नाही तर मग देशामध्ये बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक होते आणि मार्केटमध्ये गलट निर्माण होते आणि गलट निर्माण झालं तर शेतकऱ्याला भाव मिळू शकत नाही. आपल्याला माहित आहे की कांद्याचं एक उदाहरण तुम्हाला माहित आहे की या वर्षीला जवळपास 203 लाख मेट्रिक टन कांद्याचं उत्पादन देशामध्ये झालं आहे. राज्यामध्ये 60 लाख मेट्रिक टन झालेलं आहे. एप्रिल मे जून मध्ये मोठ्या प्रमाणात बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यामुळे 600-700 रुपये क्विंटलचा कांद्याचे भाव आले आणि शेतकऱ्याला बाजारभाव मिळायला नाही लागले. आणि हीच जर निर्यात सातत्यानं जर चालू राहिली असती, कारण मध्यंतरी निर्यात बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्याला कांद्याचे पर्याप्त भाव मिळू शकले नाही, म्हणून निर्यातीला जास्तीत जास्त चालना जर दिली तर बाहेरच्या बाजारपेठेमध्ये माल येईल आणि आपल्या इथे थोडा ॲक्यूट शॉर्टेज निर्माण होईल आणि शेतकऱ्याला चांगले बाजार मिळेल. आणि याच दृष्टीनं आपण मिडल ईस्ट असेल किंवा न्यूझीलंड असेल, जपान असेल, अमेरिका असेल, ह्या बाजारपेठा सातत्यानं प्रयत्न करून भारतीय कृषी मालाला उपलब्ध करून दिलाय. आणि आता हे निर्यात जी आहे ती साधारणतः किती आहे, म्हणजे शेतमालाची निर्यात आता जर आपण 1990च्या दशकामध्ये 1990 कोटी रुपयाची आपली फक्त निर्यात होती. आज रोजी विनयजी 1,31,000 कोटीची निर्यात भारतातून व्हायला लागले, म्हणजे 140 पट निर्यात गेल्या 30 वर्षात वाढलेली आहे. आणि ह्या निर्यातीचा जर आलेख पाहिला ना तर हा झपाट्याने वाढतो आहे, कारण परकीय बाजारपेठेमध्ये भारतीय मालाला प्रचंड मागणी आहे, कारण त्याच्यामध्ये अंगीभूत गुण आहे. आपला हापूस आंबा म्हटलं की विशिष्ट चव आहे, कांदा म्हटलं की एक विशिष्ट दर्प आहे त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे. असा माल जगाच्या निर्यात आता खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि अजूनही खूप संधी आहे, संधी पुढे जाण्याची प्रचंड संधी है आपको। सिंह साहब, आप ये बताइए कि ये जो एनपीपीओ संस्था है ये कब स्थापित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या मान्यता है और ये कैसे काम करती है, उसका उद्देश्य के बारे में। विनय जी, एनपीपीओ 1946 में दिल्ली में स्थापित हुआ था। हाँ। जो कई तरह की जब कीट व्याधि की समस्या हुई और बंगाल में फेमाइन आया तो उसके बाद रेडवुड कमीशन बनने के बाद में 1946 में ये स्थापित हुआ था दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय रूप से पादप संगरोध के नज़रिए से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1995 के बाद WTO के जो SPS मेजर्स जब से इम्प्लीमेंट हुए हैं, जब से ये स्थापित हुए हैं, तब से कृषि का जो कृषि उत्पाद जिसमें बीज, पौधे और कृषि के जितने भी उत्पाद हैं उनका आवागमन, आयात निर्यात काफ़ी बड़ा है। उसमें कई तरह की जब ये सब कृषि का उत्पाद जब इसका मूवमेंट होता है तो कई तरह के कीट व्याधि खरपतवार की समस्या भी साथ में आती है। इसमें हर देश को अभी इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन जो संस्था है, एक थोड़ा सा आपका व्यक्ति करता हूँ क्योंकि आप इसके बारे में तो जानकारी हम ले ही लेंगे। हमारे जो दर्शक है वो कुछ पूछना चाहते हैं, एक प्रश्न, ताकि ये फोन इन लाइव प्रोग्राम है। भागवत परिहार करके बुलढाणा से है। भागवत जी, आपला प्रश्न विचारा। हॅलो सर। हाँ भागवत जी, आपला प्रश्न विचारा। म्हणलं आपल्याला कोणत्या फळबागात हे करावं लागेल, म्हणलं आपल्याला आयात निर्यातीसाठी फळबाग कोणतं वापरावं लागेल? फळबाग कोणती वापरावी लागेल म्हणजे तुम्ही आता आयात निर्यात कोणत्याही फळबागेची होऊ शकते, आंब्याची होऊ शकते, जात कोणती वापरायची, डाळिंबाची होऊ शकते। तर त्या संदर्भात आपण आपलं जे कृषी विद्यापीठ जे आहे त्या कृषी विद्यापीठाशी संपर्क साधा। पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आहे अकोल्याला, तर त्या ठिकाणी आपण संपर्क साधा तर ते आपल्याला निश्चित या संदर्भामध्ये मार्गदर्शन करू शकतील। सर, आप एनपीपी के उद्देश्य के बारे में आप हाँ, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो पौध संरक्षण संस्था के नाम से जो जाना जाता है, उसमें 182 देश ने हस्ताक्षर किए हैं उस कन्वेंशन पे। अच्छा। और उसमें उन सब की ये जिम्मेवारी है कि जितना भी कृषि का उत्पाद का जो आयात निर्यात होता है, वो अपने यहाँ से कोई कीट व्याधि या खरपतवार की समस्या दूसरे देशों को नहीं देंगे। इसी के लिए हर देश ने एक अपना कानून बनाया है इंपोर्ट के लिए। उनका अपना पेस्ट रिस्क एनालिसिस वगैरह जितना भी जो संभावित कीट व्याधि और खरपतवार आ सकते हैं
उनकी जानकारी हम हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों की मदद से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस पे हमेशा कार्य करते हैं और उसके लिए हम अपना जो रेगुलेशन में ये सब चीज़ें हम निरंतर रूप से अपडेट करते रहते हैं उसको और उसके हिसाब से क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है बराबर है। और इसमें अगर कभी भी कोई कीट व्याधि की समस्या जैसे पूर्व में कुछ समस्याएं आई हैं और उसकी अगर कोई नई समस्या आती है तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे देश को हो सकता है। इसलिए प्लांट क्वारंटाइन जो पादप संरोध है वो हमारे कृषि के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो अगर बॉर्डर पे ही हम इंस्पेक्शन करके और दूसरे देश की कीट व्याधि हम आने से बॉर्डर पे ही रोक लें, यानी कि बॉर्डर का मतलब होता है बंदरगाह है या जो एयरपोर्ट है या लैंड कस्टम स्टेशन है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जहाँ के जरिए ये आवागमन होता है, वहीं पे समस्या को रोका जाता है जिससे हमारे देश की कृषि और कृषि संबंधित जो चीजें हैं उनको नुकसान न पहुंच सके। सर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि खेती तो काफी है और उसके जो हमारे यहाँ पेस्ट है डिसीज जो नहीं है, जैसे कि आज इबोला के बारे में चर्चा चल रही है या बर्ड फ्लू के बारे में चर्चा होती है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो 1946 में तो ये एनपीपीओ आया, उससे पहले तो कुछ आता जाता रहता था। तो इसकी हिस्ट्री में अगर कुछ आप बता सकते हो कि ये क्वारंटाइन ना होने की वजह से या क्वारंटाइन होकर भी फिर भी कुछ जो है पेस्ट एंड डिसीजेस मेजर जो है वो कुछ हमारे यहाँ आए हैं, ऐसे कुछ उदाहरण है? देखिए 1914 में एक डीआईपी एक्ट बना था। अच्छा। ये जितना भी कृषि का जो आयात होता था इसकी जिम्मेवारी तभी से समझी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कभी संसाधनों की कमी रही होगी। कुछ कीट व्याधि बीमारी खरपतवार इस देश में आए हैं और जिसकी वजह से जैसे मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूंगा PL 480 जब व्हीट का इंपोर्ट हुआ था, गेहूं का आयात हुआ था, तो उसमें पार्थेनियम एक जो खरपतवार है वो आपको अभी जो कृषि भूमि पे या आसपास वाटर चैनल के आसपास, नदी नालों के आसपास या बेकार जमीन पर भी आपको काफी मात्रा में दिखाई देता है। और पार्थेनियम जिसको कहते हैं उसके अलावा भी और भी कई तरह की कीट व्याधि की समस्या, बंची टॉप बनाना आई है, आलू में कुछ जो लेट ब्लाइट की समस्या है वो आई है, कॉफी में हमारी एक श्रीलंका से प्रॉब्लम आई थी 1993 में कॉफी बेरी बोरर करके। सर तो फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वारंटाइन काफी इंपॉर्टेंट है जबकि खेती के बारे में हम चर्चा करें तो। सर हमारे को एक दर्शक जो है वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, शिवाजी आहेर करके अहमदनगर से। शिवाजीराव आपला प्रश्न विचारा। हो आपला प्रश्न विचारा शिवाजीराव। हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. हा, साबळे साहेबांना प्रश्न विचारायचा आहे. हा, बोला बोला. हा, तर मला म्हणायचं कांद्याची एवढं निर्यातीला वावे सगळे मागणी अमुक आहे तमुक आहे, पण मग निर्यात का होत नाही? भाऊ इथं बाजारात भाव मिळत नाही आम्हाला कांद्याला. आमच्यावर शेतकऱ्याला आत्महत्या करायची वेळ आली, इथं 700-800 रुपये भावामध्ये आम्हाला काय परवडतंय? नाही, आहेर साहेब आपला प्रश्न बरोबर आहे, परंतु आजचा आपला विषय आहे तो आहे शेतमाल निर्यातीत ज्यावेळेस पेस्टिसाइड रेसिड्यू राहतात ना, आपण काही फवारणी करतो नंतर मग त्याच्यात काही कीड असते तर तो शेतमाल जो आहे तो परदेशात आपल्याला पाठवता येत नाही, याच्यामध्ये त्याच्यावर नियंत्रण येतात. तर त्याच्या संदर्भामध्ये आज आपल्याला दिल्लीवरून सिंग साहेब आलेले आहेत आणि साबळे साहेब त्याच विषयी माहिती देणार आहेत. आपण त्या विषयाच्या संदर्भामध्ये माहिती घेऊया. साबळे साहेब, ही जी काही शेतमालाची निर्यात आपण म्हणतो या निर्यातीच्या संदर्भामध्ये एक शेतकरी म्हणून त्यांनी काय काळजी घेणं आवश्यक आहे? जर एखादा माल निर्यात करायचा असेल तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की त्या मालाची काढणी हे आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे व्हायला पाहिजे. जसं जर आंबा आपल्याला काढायचा आहे तर तो आंब्याला कमीत कमी 1 ते 1.5 सेंटीमीटर देठ असायला पाहिजे, जेणेकरून त्याचा जो चीक आहे तो आंब्यावर पडणार नाही. त्याचा आकारमान 250 ग्रॅम कमीत कमी वजन असायला पाहिजे. म्हणजे या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय प्रत्येक देशाची मानकं स्टँडर्ड ठरलेले आहे. जसं मी सांगते की कांदा श्रीलंकेला पाठवायचा असेल तर 20 ते 30 mm आकाराचा पाहिजे. मिडल ईस्टला जर पाठवायचा असेल इराक, मस्कत, दोहा, बहरीन इथं 40 ते 60 mm आकाराचा पाहिजे. तो जर युरोपियन देशामध्ये जर पाठवायचा असेल तो 60 mm आकाराचा मोठा पाहिजे. आकार शिवाय त्याची पंजन्सी, केमिकल कंटेंट, त्याच्यावर दुहेरी पापुद्रा असायला पाहिजे, त्याला 1 ते 2 रंग, फिकट गुलाबी रंग असायला पाहिजे. असे प्रत्येक मानकं ठरलेले आहे. दुसरं पॅकिंग, जागतिक बाजारपेठेमध्ये पॅकिंगला फार महत्वाचं आहे. अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग, आंबा जर पाठवायचा असेल तर 3.5 किलोच्या पॅकिंगमध्ये तो स्टर्डी असला बॉक्स असायला पाहिजे. अन्यथा हवाई मार्गे तो माल जाताना बॉक्स
प्रेस होतात आणि माल आपला खराब होतो. तिसरं, माल पाठवताना त्याच्यामध्ये कीडचा व रोग याचा कुठेही प्रादुर्भाव नसावा आणि कीटकनाशकाची मात्रा जी असेल ती मर्यादित असायला पाहिजे, किंवा एखाद्या देशाने जर ती कीटकनाशकावर हे असेल अलाउड नसेल तर अशा याचा त्याची फवारणी करायला नाही बंदी पाहिजे. असेल, बॅन हां, असेल बॅन तर ते असेल तर फवारणी, त्याची हे करणं करायला नाही चुकीचं पाहिजे. आहे. आणि हे पथ्य यांनी पाळायला पाहिजे. माल पाठवताना फील्ड हिट ज्याला म्हणते, की शेतातून माल काढल्यानंतर जर निर्यात करायचा असेल तर त्याला पहिले प्री कूल करायला पाहिजे. म्हणजे 5 ते 6 तास प्री कुलिंग मध्ये ठेवून शेतातली जी काही हीट असते ती बाहेर काढायला पाहिजे. नंतर मग कोल्ड स्टोरेज मध्ये ठेवून मग त्याचं स्टँडर्ड पॅकिंग करून आपल्याला पाठवायचं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये माल पाठवताना त्यामध्ये कीड, रोग आणि कीटकनाशकाची मात्रा हे सगळे घटक अत्यंत महत्वाचे आहे. आणि हे घटक तपासण्याचं काम जी आता आपले JP सिंग साहेब आलेले आहे, यांची जी NPO संस्था आहे ही माल पाठवण्यापूर्वी जे फायटोसॅनिटरी सर्टिफिकेट बरोबर, त्यांच्या बरोबर, माध्यमातून. बरोबर. आणि म्हणून शेतकऱ्यांनी जर निर्यातक्षम मालाचं उत्पादन घ्यायचं असेल तर प्रथमतः फवारणी आणि कीड रोग या संदर्भात कृषी विभाग असेल किंवा NPPO तज्ज्ञ यांचं मार्गदर्शन घेऊनच त्या सगळं म्हणजे केलं. गुणवत्तापूर्ण मालाच्या उत्पादनासाठी NPPOनी जे काही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स Correct, दिलेले correct. SOP, आहेत standard operating, हां. फॉलो करणं गरजेचं आहे. Correct, आणि त्या correct. दृष्टिकोनातूनच शेवटी क्वारंटाइन सर्टिफिकेट मिळाल्याशिवाय तो माल एक्सपोर्ट होऊ शकत शकत नाही. नाही. सिंह सर, हम लोग अभी प्रेक्षकों को, दर्शकों को कुछ दिखाएंगे कि कौन कौन से तरीके के पेस्ट होते हैं, ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो मैं अनुरोध करता हूं कि वो टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ हमारा जो सब्जियां है तो उनके ऊपर जो है कौन कौन से तरह के ये होते हैं. तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से तरह के पेस्ट है. विनय जी, अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में विभिन्न देशों से, विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं जहाँ पे सब्जी का निर्यात हमारा काफ़ी होता है, उसमें कई तरह की कीट की समस्या रही है, जिसमें मुख्य रूप से थ्रिप्स और लीफ माइनर, व्हाइट फ्लाई, फल मक्खी. ये व्हाइट फ्लाई जब ओकरा भिंडी जी जिसको हाँ, बोलते ये हैं. व्हाइट फ्लाई है. और आप फल मक्खी देखेंगे, आम में फल मक्खी या बाकी करेले में फल मक्खी की समस्या, ये जो है भिंडी में ही है ये जो. हाँ, देखिए मुख्य रूप से 2 तरह के कीड़े होते हैं जो एक्सटर्नल, जो बाहर से आक्रमण करते हैं, और अंदर से इंटरनल, अंदर से आक्रमण ये करते जो हैं. हमारा आम है जैसा अल्फांसो, हाँ, केसर. अब आम में 2 तरह के जो इंटरनल पेस्ट हैं, जो अंदर से स्टोन विविल है और फल मक्खी की समस्या है. इन सब की वजह से काफी हमारे निर्यात को नुकसान पहुंचा है. बराबर है. और जिसकी वजह से हमने 2-3 सालों में काफी प्रयास किए हैं. राज्य सरकार के सहयोग से हमने खेतों से लेके और पैक हाउस बनाने तक, और जो एग्जिट पॉइंट होता है जहां जो हमारे एयरपोर्ट के जो पॉइंट हैं, वहां तक हमने पूरे प्रोसेस कंट्रोल को बहुत ही इम्प्रूव किया है, बहुत ही पक्का किया है. आप देखेंगे कि खेतों में आज. सर, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग तो जानकारी लेंगे. एक अहमदनगर से भोसले करके कुछ काश्तकार जो है खेती करने वाला, वो कुछ पूछना चाहता है. जी, भोसले जी नमस्कार. हा सर. हा, आपला प्रश्न विचारा. सर, माझ्याकडे 1 एकर कारलं आहे. त्या कारल्यावरती वेलावरती रोग पडले, तर ते वेल वाढत नाहीत. तुमच्याकडे कारला आहे आणि कारल्यावरती रोग पडलेला आहे आणि ते वाढत नाहीये. मित्र हो, तुमच्या तिथंच राहुरी कृषी विद्यापीठ आहे. त्या ठिकाणी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आहे राहुरीला, आणि नगरला आपलं कृषी विभागाचं कार्यालय आहे. त्या तिथं जर आपण कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जर आपण नजरेस आणून जर दिलं तर ते विद्यापीठामध्ये जो काही पीक संरक्षण तज्ज्ञ आहे तर त्याला बोलवतील, फील्ड इन्स्पेक्शन होईल, आणि त्यानंतर कोणत्या प्रकारचं कीटकनाशक वापरायचं त्या संदर्भामध्ये निश्चित आपल्याला मार्गदर्शन जे आहे तर त्या ठिकाणी केलं जाईल. मला वाटतं की आपला जो प्रश्न आहे त्याचं समर्पक उत्तर या ठिकाणी मी दिलेलं आहे. सर, हम बता रहे थे कि एरिया रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो हम लोग टीवी स्क्रीन के ऊपर भी ये दिखा सकते हैं. विनय जी, पहले क्या होता था कि जो कृषि उपज मंडी में आती थी, मंडी से सीधा हमारे जो निर्यातक थे वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मांगते थे, और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के साथ वो चला जाता था हमारे एयरपोर्ट से, एयर कार्गो के थ्रू. अब जब ये कीट व्याधि की समस्या विभिन्न देशों ने हमें बताई और उसकी वजह से हमारे निर्यात पे बहुत बुरा असर पड़ा, अब हमने एक नया सिस्टम, जो पैक हाउस का सिस्टम है, और जिसमें किसान जो अच्छी पैदावार करता है उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है. एपिडा और MSAMB और राज्य कृषि विभाग ने ये के सहयोग से प्रोग्राम हर राज्य में चल रहा है. और इसमें रजिस्टर्ड फार्मर जो होते हैं, जो पंजीकृत किसान होते हैं, उनको सारी तकनीकी जानकारी इन माध्यमों से दी जाती है,
जिससे वो अच्छी पैदावार कर सकें, जिससे कम से कम कीट की समस्या हो, कम से कम कीटनाशी की समस्या हो। और उसके बाद वो एक जो प्रमाणित पैक हाउस है, एपिडा की मदद से, जो एनपीपी और एपिडा की मदद से प्रमाणित पैक हाउस के जरिए ही इसको निर्यात किया जा सकता है। उससे फायदा क्या होता है कि अगर खेत से कोई समस्या पैक हाउस तक पहुंची तो उसको पहले तो कोशिश की जाती है खेत में दूर रखा जाए, क्योंकि ये एनपीपीओ की जिम्मेवारी है कि कीट रहित निर्यात हो। और अगर किसी कारणवश वो पैक हाउस में आ जाती है तो पैक हाउस में प्रोसेसिंग के दौरान तो उसको हमारे लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जो वहाँ वर्कर्स होते हैं, और जिसकी वजह से वो समस्या पैक हाउस में दूर हो जाती है। अगर कोई इन्फेस्टेड जो या कीट व्याधि से ग्रसित कोई भी फल और हमारी सब्जी वहाँ पे है, उसके बाद उसको एक साफ सुथरे व्हीकल में, और एयरपोर्ट पे भी हमने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे वहां पे कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। तो ये सारे हमने प्रिकॉशंस लेने के बाद अब 3 साल में आप देखेंगे कि हमारा ये जो नॉन कंप्लायंस के जो पहले बहुत बड़ी समस्या होती थी, जिसकी वजह से पीछे आपने सुना होगा हमारा हाफूस भी बैन हुआ था यूरोप में। जो कुछ सुना था, कुछ ब्रिंजल था या करेला जिसको बोलते हैं, वो बीटर गोड करके था। हाँ, तो ये सब कीट की समस्या, जो फल मक्खी और थ्रिप्स की जो समस्या मैंने बताई, ये सब इनकी वजह से हुआ था। और हाफूस को तुरंत हमने यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट करके और ये सिस्टम हमने जो बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, लोगों को, अपने लोगों को प्रशिक्षण दिया, राज्य सरकार का सहयोग लिया, एपिडा का सहयोग लिया, इन सब के संयुक्त सहयोग से ये कार्य सफल हुआ। और आज हम दूसरे देश हमारी तरफ देखते हैं जो एशिया में, और हमने सार्क कंट्रीज के लिए वासी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इस पे किया था यूरोपियन यूनियन की मदद से, और अब हमने बहुत अच्छा इस सिस्टम को बनाया है। तो काफी कुछ अच्छा हो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में आपकी संस्था की तरह हो रहा है कि जो फार्मर या काश्तकारों को, हमारे देश को भी जो परकीय चलन है वो अच्छा मिल सकता है। मित्र हो, निर्यातक्षम जे शेतमाल आहे त्यातले जे काही पीक संरक्षणात्मक उपाययोजना आहे याच्या संदर्भात आपण चर्चा करतोय, आणि या संदर्भामध्ये सिंग साहेब आपल्याला सांगणार आहेत की शेतमाल निर्यात करताना कोणकोणत्या बाबी ह्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत। ते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जे शेतमालाचं जे काही नोंदणी आहे, रजिस्ट्रेशन आहे, त्यापासून आपण बघूया। मी विनंती करतो की आपल्या लॅपटॉपवरचं जे आहे तर ते दर्शकांना आपण दाखवू, आणि सिंग सर मग आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाइए। देखिए, जैसा मैंने आपको विनय जी बताया था कि अच्छी कृषि सामग्री को निर्यात करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड फार्मर से ही एक्सपोर्टर ले सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनको ट्रेंड होते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद जो पैक हाउस में जो चीजें आती हैं रजिस्टर्ड फार्मर से, उनके साथ ये अपेक्षित होता है कि उसमें कम से कम कीट व्याधि की समस्या हो। फोटोग्राफ भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर और देख रहे हैं। उसी प्रशिक्षण हमारे जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको हम लगातार प्रशिक्षण देते हैं। और एक्सपोर्टर का भी होता है, एक्सपोर्टर के साथ लगातार इंटरेक्शन होता है, जिससे उनको नए उसकी जानकारी दी जा सके। और इस माल को आपको जैसा मालूम होगा कि अभी फिलहाल हमारे भारतवर्ष में करीब 42 पैक हाउस अभी तक हमने एपिडा के साथ मिलकर उनको प्रमाणित किया है, जिसमें एक्सपोर्टर या कोई भी किसान इस का फायदा ले सकता है और इसके द्वारा निर्यात कर सकता है अपने फल भाजी को। और इसमें चूंकि सब ट्रेंड स्टाफ लगा होता है और वो समय समय पर प्रशिक्षण देकर और उसमें पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा जो और कई तरह की जानकारी होती है, जैसा कई तरह के उपचार फलों में या सब्जियों में किए जाते हैं। और स्क्रीन पे भी हम लोग देख सकते हैं सॉर्टिंग और पैकिंग, प्लांट क्वारंटाइन सुपरविजन किस तरह से तो हो रहा है। वो सब जो है आप देखेंगे तो उसमें ये सारा ये इसका मुख्य उद्देश्य यही कि अगर थोड़ी भी कोई समस्या है, बिकॉज कोई भी देश आज तैयार नहीं है कि कोई सब्जी या फल किसी कीट के साथ उसके यहाँ जाए और वो तुरंत उसको या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या वापस भेज देता। दो तरह की चीजें होती हैं। अगर उनके अनुदेशों का पालन नहीं होता या तो उसको वहां पे वो डिस्ट्रॉय करते हैं या वापस कर देते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है, इसके बारे में स्क्रीन पे हम लोग वेपरी ट्रीटमेंट जो देख रहे हैं। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में चूंकि हाफूस एक बहुत या जो आम की और कई वैरायटी हैं वो मुख्यतः यहाँ से निर्यात होता है और इसमें फल मक्खी की वजह से
या स्टोन विविल की वजह से कई तरह के हमने ट्रीटमेंट किए हैं। फल मक्खी के लिए मुख्यतः जो हॉट वाटर या वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ये यूरोप, मॉरिशस, साउथ कोरिया या कुछ और देश जो है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब लेते हैं इसको। अमेरिका इरेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद जो कोबाल्ट 60 का जो ट्रीटमेंट है, महाराष्ट्र में 2 फैसिलिटी हमारी, एक नासिक और एक इस साल वासी में हुई है, जिससे अमेरिका को इस साल पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से भी ज्यादा हम निर्यात कर पाए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ही अच्छा एक इस साल का हमारा। कौन कौन सा आम जा रहा है सर इसमें? इसमें मुख्यतः जो अल्फांसो है, केसर है, बैंगनपल्ली है, और भी कई वैरायटी जो भी एक्सपोर्टर, ये तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और अभी ये महाराष्ट्र के अलावा हमने बंगलोर में भी एक जो विकिरण उपचार की जो सुविधा है वहाँ पे भी अभी सर्टिफाई की है अमेरिका ने। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे थे, हॉट वाटर, इसमें 48 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए अगर कोई 500 ग्राम से और से नीचे का आम है तो वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए फल मक्खी के लिए, और 500 से 700 ग्राम है तो उसमें 75 मिनट। और ऐसी तरीके का सर्टिफिकेट आप लगाते हो? जी हाँ, उसके ऊपर इसमें इंस्पेक्शन करने के बाद कई बार ये होता था कि कहीं मिक्सिंग ना हो जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत फिर वहाँ जब निर्यात करने के बाद ना हो, तो उसको दूर करने के लिए एक सील लगाई जाती है, जिससे हर कंसाइनमेंट, हर डब्बे के ऊपर वो सील लगाई जाती है, जिससे कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। नहीं तो उसमें कीट व्याधि की, अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो कीट व्याधि की समस्या जाने की संभावना सर। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। हमको पुणे से एक पटेल करके जो काश्तकार जो है वो जानना चाहते हैं कुछ। पटेल जी नमस्कार. नमस्ते सर जी. आपला प्रश्न विचारा. सर मला असं जाणून घ्यायचं आहे, आपण पॉली हाऊस मध्ये जे फळभाज्या वगैरे पिकवतो आणि एक्सपोर्ट करतो, तर सिंग साहेबांकडनं मला अशी माहिती हवी आहे, आपल्याला कुठलं एखादं कमी खर्चातलं भाजी आहे जी एक्सपोर्ट करून जास्तीत जास्त प्रॉफिट कमवता येऊ शकेल? पटेल जी आपला प्रश्न चांगला आहे. अमित पटेल म्हणून पुण्यावरून त्यांनी प्रश्न विचारला होता सर जी की ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं या शेड नेट जिसको बोलते हैं, इसमें कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में काफी अच्छा वेजिटेबल का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में काफी कुछ काश्तकार लेते हैं. तो अमित का कहना यह है कि उसमें हम जो पेस्टिसाइड का यूज है उसमें खर्चा ज्यादा होता है, वो खर्चा कम रखे, इसके लिए आप कुछ सलाह उसके ऊपर दे सकते हैं क्या? सबसे इसमें महत्वपूर्ण विनय जी ये है कि ये समझना आज लाजमी है कि पेस्टिसाइड हर समस्या का एक इलाज है. सबसे पहले तो हमें ये माइंडसेट दूर करना होगा. हमें ये देखना होगा कि हमारे कीट व्याधि की क्या समस्या है, विशेषज्ञ की सलाह लें. और आज हमारे पास जैविक नियंत्रण के रूप में इतना कारगर एक उपाय है, कई तरह के हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं जो कीट के लिए, व्याधि के लिए आज बाजार में उपलब्ध हैं. कृषि विशेषज्ञ की मदद से ये पहले समस्या की पहचान करें और उसके बाद कोशिश करें कि बिना रसायन के उसको पैदावार ज्यादा से ज्यादा कैसे ली जाए. आजकल ज्यादातर देशों में आप देखेंगे, यूरोप में मैं बताऊंगा आपको, ये ग्लास हाउस और इसमें काफी इसका प्रोडक्शन होता है क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कोल्ड है. और वो बायोलॉजिकल कंट्रोल का एजेंट पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं. वो पेस्टिसाइड को इस्तेमाल नहीं करते, कृषि रसायन का इस्तेमाल उनके यहाँ बहुत कम होता है. बट वो जो जैविक नियंत्रण का पूरा लाभ लेते हैं. इस पे हमें भी, क्योंकि तापमान ऐसी जगह में या नमी एक सही रहती है और ये जैविक नियंत्रण के जो कारक हैं ये बहुत अच्छा कारगर उपाय देते हैं. बहुत बढ़िया. तो जैसे येलो स्टिकी ट्रैप हम लोग यूज करते हैं, ट्रैप है, फिरोमोन ट्रैप है, इसका है. बट कई तरह के जैसे ट्राइकोग्रामा है जो कीड़ों के अंडों पे बहुत कारगर काम करता है. दूसरा कई तरह के जैसा स्यूडोमोनास है या ट्राइकोडर्मा है, ये जो व्याधि के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं. तो ये कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही ये सब चीजों का इस्तेमाल करें, इनको बहुत फायदा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. साबळे साहेब, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाच्या मार्फत शेतकऱ्यांना एक्सपोर्ट म्हणजे निर्यात वाढावी या दृष्टिकोनातून अशी काही एक्सपोर्ट फॅसिलिटी निर्माण केलेल्या आहेत का, त्याविषयी सांगा. आणि जो आंबा निर्यात तिचं सरांनी सांगितलं, त्यात महाराष्ट्राचं काय योगदान आहे किंवा पणन मंडळाच्या मार्फत आपण काय केलंय का आंबा निर्यातीचा, त्याच्या संदर्भातला अनुभव शेअर करा. अतिशय चांगला प्रश्न विचारला विनयजी.
पणन मंडळाच्या माध्यमातून राज्यात जवळपास 45 निर्यात सुविधा केंद्र उभे केलेले आहे की देशामध्ये सर्वात जास्त फॅसिलिटी असणारं महाराष्ट्र राज्य एकमेव राज्य ठरलेलं आहे. आणि त्याचसोबत आज जगाला आम्ही सांगतो की तुम्हाला निर्यातीसाठी जे काही ट्रीटमेंट पाहिजे असेल ती आमच्या महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध आहे. जर जपान सारख्या ठिकाणी जर त्याला आंबा पाहिजे असेल, व्हेपरी ट्रीटमेंट पाहिजे असेल तर व्हेपरी ट्रीटमेंट आमच्याकडे आहे. चालू वर्षीला आम्ही इरॅडिशन सेंटर 30 कोटी रुपये खर्चून वाशीला उभारलेलं आहे. तुम्हाला माहित आहे की 2014 मध्ये आंब्यावर युरोपियन युनियननं बॅन आणलेला होता. बरोबर. एका 5 महिन्याच्या काळात आम्ही कृषी उद्योग विकास महामंडळाचं गोरेगावचं फॅसिलिटी ताब्यात घेतली आणि तिथं हॉट वॉटर ट्रीटमेंटचा प्लॅन्ट 5 महिन्यात उभा केला आणि 2015 मध्ये तिथून आंब्याची निर्यात चालू केली. खूपच छान. इतक्या सगळ्या सुविधा आज आपल्या राज्यामध्ये आहे आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांना सांगतो की वेलकम टू महाराष्ट्र. सगळ्या फॅसिलिटी आमच्याकडे उपलब्ध आहे निर्यातीसाठी. दुसरं, या वर्षीला आम्ही जेव्हा इरॅडिशन केंद्र आपलं चालू झालं, अमेरिकेला त्यांचं कंपल्शन होतं की साबळे सर, आपण तुमचं म्हणजे माहिती तर आपण घेऊया. नागपूरवरनं एक शेतकरी राजेंद्र म्हणून आपल्याला काय विचारू इच्छितात, त्यांचा प्रश्न घेऊया आणि मग आपली माहिती घेऊया. राजेंद्रजी नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार साहेब. आपला प्रश्न विचारा. हा प्रश्न असा आहे माझा तज्ञांना की आपण हे जे कीटनाशक किंवा ह्याचं प्रमाण याच्यावर आपण चर्चा करून राहिलो, तर प्रश्न असा आहे माझा की हे जे सगळं सांगून राहिले ते छोट्या कास्तकारांना शक्य आहे का? नंबर 2, जर आपण केमिकल किंवा फर्टिलायझरचा कमी प्रमाणावर जर आपण उपयोग केला, तो माल तयार झाला, त्याला लागत खर्च आणि तो एअरपोर्ट पर्यंत आणून देण्याचा हा खर्च छोट्या कास्तकारांना खरंच शक्य आहे का? तिसरा प्रश्न असा, जशी दुधाची गाडी प्रत्येक गावामध्ये जाते तसं यांच्याकडे फ्युचरमध्ये काही अशी यंत्रणा निर्माण होणार आहे का की ते कास्तकाराच्या शेतात जाऊन तो माल उचलेल? आज मार्केटमध्ये माल घेऊन गेलात, इथं कास्तकाराला उत्पादनाला 10 रुपये खर्च येतो, मार्केटला 2 रुपये मिळत नाही. तर ही यंत्रणा निर्माण होणार आहे का? राजेंद्रजी, आपण ते तज्ञ आहे, ते पीक संरक्षणाच्या संदर्भातले आहेत, आपण त्यांना विचारूया. सरजी, उनका कहना ऐसा है, नागपुर से हमारे काश्तकार जो है जो कह रहे हैं कि हमारा काश्तकार काफी छोटा है, 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन वाला है, तो उसमें जब लागत का खर्चा जो है वो कम रखने के लिए जैसे कि हमने बताया कि आईपीएम जैसे ग्रीन हाउस और इसमें तो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में जरा थोड़ी सी उनको बता दीजिए. देखिए, उसमें सबसे पहले जैसे बात है कि अगर उसमें मिट्टी की जांच के साथ साथ सही जो हमारा जो खाद का इस्तेमाल जो सही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सॉइल हेल्थ मिशन भी लिया है, उसमें सही कीट व्याधि की बिल्कुल समय पे रोकथाम, हमारा जो कीट व्याधि के लिए मॉनिटरिंग का जो रेगुलर काम है वो बहुत आसानी से इसमें हो सकता है. आईपीएम का जो इस्तेमाल है बहुत अच्छे से इसमें किया जा सकता है. और इसमें जो बाहरी कारक हैं वो भी आप निगेट करते हैं, वो भी नहीं रहते, तो आप बहुत अच्छे से अपनी इसमें ये फल, ये तरकारी है, तरकारी का जो भाजी का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो काफी कुछ अच्छा ले सकते हैं. और जो आपने जो दुसरे म्हणजे आपण जे दुसरं जे विचारलेलं आहे की छोटा शेतकरी काय करू शकतो, तर या संदर्भामध्ये MSCP म्हणजे महाराष्ट्र ऍग्रिकल्चर कॉम्पिटिटिव्ह प्रोजेक्ट याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या ज्या कंपन्या ज्या आहेत, फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या, त्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थापन होत आहेत. आपण आपल्या जिल्ह्याचे आत्माचे जे प्रकल्प संचालक आहेत त्यांच्याशी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा आणि सगळे शेतकरी येऊन आपण जर कंपनी स्थापन जर केली तर निश्चितच आपण देखील एक प्रमुख निर्यातदार शेतमालाचे होऊ शकता आणि खूप चांगली भूमिका आपण बजावू शकता. राजेंद्रजी धन्यवाद. थोडीशी चर्चा करत होतो की पणन मंडळाच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात निर्यात सुविधा केंद्र आपण उभ्या केलेल्या आहेत. हॉट वॉटर ट्रीटमेंट आता आपण सांगितलं की गोरेगावला जवळपास 30 कोटी रुपये खर्च करून आपण केलेली आहे. तर हे शेतमाल निर्यातीच्या दृष्टिकोनातून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते खूपच महत्वाचं आहे. याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे काय काय करताय आणि आंब्याच्या संदर्भामध्ये आपण चालू वर्षी खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं, त्याच्याविषयी काय सांगाल? विनयजी, की चालू वर्षीलाच आमचं विग्रेन सुविधा केंद्र वाशी कार्यान्वित झालं. इरिडिएशन सेंटर म्हणतात त्याला. आणि प्रथमतः 200 मेट्रिक टन ह्या केंद्रावरून आंबा अमेरिकेला गेला. अरे वा. अमेरिकेला आंब्याचं दालन तर खुलं झालं. आम्ही पुढचा टप्पा म्हटलं की आमच्याकडे डाळिंब चांगला आहे, म्हणून डाळिंबाचं सुद्धा एक कन्साइनमेंट आम्ही तिथं यशस्वीरित्या पाठवलं आणि डाळिंबात आपला ऍक्सेप्ट झालेला आहे तिथं. त्याच्यानंतर एक पुन्हा आम्ही प्रयोग केला की विमान मार्गे जेव्हा आपला आंबा जातो तेव्हा जवळपास $15 प्रति बॉक्स खर्च येतो. हा जर खर्च कमी केला तर जगातल्या इतर आंब्यासोबत आमचा आंबा स्पर्धा करू शकेल. म्हणून आम्ही चालू 24 तारखेला जहाज मार्गे अमेरिकेला
13 टन आंबा पाठवलेला आहे. तो कदाचित 18 तारखेला पोहोचेल. जवळपास 23 दिवसाचा जर्नी आहे. तो जर आंबा चांगल्या रीतीने जर पोहोचला तिथं तर भविष्यात आंब्यासाठी जहाज मार्गाचा एक रूट निर्माण होईल आणि आपला आंबा चांगल्या रीतीनं स्पर्धा करू शकेल. आपल्याला माहित आहे की युरोपियन युनियननं कारल्यावर बंदी आणलेली होती आणि अजूनही आहे. तर आम्ही आमच्या व्हेपरेट ट्रीटमेंटवर काही ट्रायल घेतल्या आणि त्या ट्रायलचे की एका विशिष्ट टेम्परेचरला जर कारला व्हेपरेट ट्रीटमेंटमध्ये आपण जर हे केला प्रक्रिया केला तर त्यामध्ये असणारा कीड आणि रोगाचा पूर्णतः नायनाट होतो आणि त्याचे रिझल्ट आम्ही NPPOला पाठवलेले आहे आणि त्याच्यावर हे चालू आहे की हे जर रिझल्ट ऍक्सेप्ट झालं तर भविष्यात युरोपियनसाठी आपलं कारला सुद्धा चालू होऊ शकते. या व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया आहे, ऑस्ट्रेलिया आहे, इराण आहे. ह्या देशात आपली निर्यात चालू होण्याच्या दृष्टीनं आम्ही त्या देशाच्या प्रतिनिधींना इथं बोलावलं आणि आम्ही दाखवलं की महाराष्ट्र राज्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने सुविधा आहे. प्रत्येक माल व्यवस्थित निरीक्षण होऊन व्यवस्थित पॅक होऊन क्लीन होऊन NPPOच्या इन्स्पेक्टरच्या नियंत्रणाखाली पण बघू शकतो की जे वाहनातून जी वाहतूक होते त्याचं देखील व्हेरिफिकेशन केलं जातं. असा माल आम्ही तुम्हाला स्क्रीनवर इथं दिसू शकेल पाठवू शकतो आणि तुम्ही जर आम्हाला परमिशन दिली तर गाड़ी सील करताना वगैरह है, गाड़ी और सील आपका डिपार्टमेंट ये कर रहा है. इसमें तो एयरपोर्ट पे ये आप देखेंगे कार्गो पे जब वहाँ पे सील्ड व्हीकल में ये हमारा भाजी और फल जाते हैं उसके बाद वहाँ सील काट करके इसको एक डेडिकेटेड कॉरिडोर हमने वहाँ पे बनाया एयरपोर्ट पे, एयर कार्गो पे, और वहाँ पे बिल्कुल ये साफ सुथरे वातावरण में इसको रखा जाता है कस्टम को देने से पहले, जिससे कोई कीट व्याधि का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो. इसके साथ साथ कई तरह के जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं वही मैं पूछने वाला था कि ये जानकारी काश्तकारों तक या जो ऑफिसर्स है उसमें जाने के लिए कैसे जाते हैं और कुछ ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह उसमें आपने बनाया है? इसमें सभी जो विशेष रूप से जो तरकारी निर्यात होती हैं या फल निर्यात होते हैं उनसे संबंधित हमने तकनीकी जो लिटरेचर है पंपलेट के रूप में या आप ये देखेंगे इस तरह का जो मटेरियल हमने ये बनाया है इनके कृषि राज्य अधिकारियों के लिए भी, जो हमारे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशूइंग ऑफिसर्स हैं जो पादप सुरक्षा स्वच्छता प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लोग होते हैं. तो इसको आप देखेंगे. इसके साथ साथ हमने करीब 22 तरकारियों और फलों पर ये विशेष रूप से कि कैसे कीट व्याधि मुक्त इसका जो उत्पादन करें और पैक हाउस में उसको ले जा करके और उसका निर्यात करें. इन पर भी हमने अपनी वेबसाइट आपको बताऊंगा, उस पे प्लांट क्वारंटाइन india.nic.in ये तो स्क्रीन पे मैं ये करूंगा कि वो स्क्रीन पे दर्शकों को दिखाई जाए जो वेबसाइट है जिसके ऊपर ये पूरी जानकारी मिलती है. इस वेबसाइट पे आपको आयात निर्यात संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी. दूसरा जो हमारा NPPO का जो वेबसाइट है उसका भी जो ppqs.gov.in उस वेबसाइट पे पब्लिकेशन सेक्शन में जाके ये सारी जानकारी डाउनलोड की जा सकती है. और हमने राज्य सरकारों के सहयोग से ये एक अभियान चलाया है कि वहाँ जो लोकल भाषा में, जैसे यहाँ पर हमने पूना में राज्य सरकार के जो विभाग से सहयोग की अपेक्षा की है और वो इसका जो रूपांतरण वो मराठी में कर रहे हैं. और ये हो जाने के बाद ये सुविधा किसानों तक और राज्य कृषि अधिकारी तक और जो भी इसमें लोग लगे हुए हैं इस मुहिम में, इन सब तक ये जानकारी पहुंचेगी और ये ज्ञान सबके साझे होगा. सर, ऐसे अपने जो प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स आप बता रहे हैं, ऐसे हमारे देश में कितने प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स? विनय जी, हमारे यहाँ फिलहाल 57 पादप संग्रोध केंद्र हैं, जिसमें 5 हमारे मुख्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पादप संग्रोध केंद्र हैं जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, अमृतसर इनमें स्थित हैं. यहाँ पे जो टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है, जब आयात होता है, जैसा बीज का है या पौधों का निर्यात है, उसमें कई तरह के व्याधि, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कई तरह के कीट आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये बायोसिक्योरिटी थ्रेट इनके साथ आ सकती है. ये एक समस्या रहती है. तो इसमें टेस्टिंग की फैसिलिटी में होती है. और बाकी जो हमारे पादप संग्रोध केंद्र हैं उनमें जो कृषि उत्पाद है, जो बीज वगैरह के अलावा वो लाया जा सकता है, इनसे भी लाया जा सकता है, उनसे भी लाया जा सकता है. बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी. ये विषय तो काफी बड़ा है जी. ये समय की लेकिन मर्यादा का भान रखते हुए जो है काफी अच्छी जानकारी यहाँ दे दी. मित्र हो,
आमचा कार्यक्रम म्हणजे कृषी दर्शन दर गुरुवारी संध्याकाळी 6 वाजता हा प्रकाशित होत असतो. हा कार्यक्रम आपल्याला कसा वाटला या संदर्भामध्ये आपल्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आम्ही नेहमीच उत्सुक असतो. आम्हाला संपर्क साधण्यासाठी आमचा पत्ता आहे निर्माता कृषी दर्शन, पांडुरंग बुतकर मार्ग, वरळी, मुंबई 40030. आपण ईमेलद्वारे देखील आम्हाला संपर्क साधू शकता. आमचा ईमेल ॲड्रेस इथं स्क्रीनवर आहे, कृषीदर्शन@gmail.com किंवा कृषीवार्ता@gmail.com. हा कार्यक्रम जो आहे तो आपण फेसबुक, यूट्यूब याच्या माध्यमातून किंवा आमची वेबसाईट जी आहे त्या वेबसाईटवर देखील आपण या कार्यक्रमाच्या संदर्भात अधिक माहिती आपण घेऊ शकता. आणि यूट्यूबवर हे कार्यक्रम जे आहेत तर ते आपल्याला पुन्हा पाहण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. सर, वो जो शेतमाल की जो निर्यात है और उसके बारे में जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लेनी चाहिए, जिम्मेदारी या खबरदारी लेनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी आपने दी. आपने हिंदी में वार्तालाप किया, लेकिन हमारे जो काश्तकार जो है महाराष्ट्र के वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं. तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए दर्शकों की वजह से और दूरदर्शन सह्याद्री की वजह से मैं आपका शुक्रिया व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. साबळे साहेब, आपण देखील या ठिकाणी आलात आणि पणन मंडळाच्या माध्यमातून अत्यंत उत्कृष्ट कार्य केलं जात आहे. त्याबद्दल आपण देखील म्हणजे दर्शकांच्या वतीने आणि दूरदर्शन सह्याद्रीच्या वतीने आपला आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद.